जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त काल के पार्ट सेकंड की, और इसमें हम बात करेंगे कि गुप्त काल में जो प्रशासन था ना, वो किस तरीके से चलाया जाता था, कौन सेना का प्रधान था, किसका बोलबाला था, किसकी चलती थी, किसकी एको नहीं चलती थी, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। साथ ही साथ सामाजिक स्थितियाँ कैसी थी, आर्थिक स्थितियाँ कैसी थी, लोगों का जीवन कैसा था, कला और संस्कृति का विकास कैसा था, सभी बिंदुओं पर बात करेंगे। किसका था बोलबाला और किसका था गड़बड़ झाला, मतलब कोई वर्चस्व नहीं था, सभी बिंदु मिलेंगे। अगर बात करें पार्ट फर्स्ट की, तो उसमें मैंने आपको सभी प्रशासकों के बारे में बताया था। कौन से शासक के समय में कौन सा विशेष कार्य किया गया, किसने कुछ नहीं किया, किसने बहुत कुछ किया, कौन से विदेशी यात्री किसके शासनकाल में आए, सभी बिंदुओं को मैंने एक एक रखने का प्रयास किया था। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग था, आप चैनल पर जा करके देख लेना, समझ में आ जाएगा कि गुप्त काल से एक्चुअली में प्रश्न बनता कहाँ से है। तो बात बेटा प्रशासन की है, तो प्रशासन को तो हम देखेंगे, साथ ही साथ गुप्तकालीन स्थितियों पर भी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे। बेटा इस काल में ना दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत बहुत काम करता है। अरे राजा को ना ईश्वर का रूप माना जाता था, एक तरीके से मान सकते हो ईश्वर का पुत्र ही माना जाता था, मतलब राजा मतलब ईश्वर का अवतार। ठीक है, तो इस काल में मतलब गुप्त काल में, अच्छा एक बात बताओ, मौखिक बातें तो मैंने बता दी, लेकिन बेटा ये आपके हिस्ट्री का ना 22वां वीडियो होने वाला है, कंटिन्यू में चल रहा हूँ, और ये भी आपके जो है प्राचीन भारत का टॉपिक है। ठीक है, प्राचीन इतिहास का है। अरे यहाँ तो चल ही नहीं रहा, क्या बात है भाई। हाँ ओके, प्राचीन, अच्छा कोई बात नहीं, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है। ठीक है, प्राचीन इतिहास का टॉपिक है, ओके, समझ लेना बढ़िया तरीके से। तो ये तो रही इसके बारे में बातें। चलिए अब हम सीधे सीधे प्रशासन पर चलते हैं और फटाफट जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। ये रहा बेटा आपके गुप्तकालीन प्रशासन। ठीक, चलो आखिरकार गुप्त काल में प्रशासन चलता कैसे था, तो बेटा इसमें दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत काम करता था। मतलब यहाँ पर जो है दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत काम करता था, अर्थात राजा को ईश्वर का अवतार माना जाता था। मतलब दैवी उत्पत्ति के सिद्धांत का बोलबाला था। और जो बेटा शासन था ना, वो वंशानुगत था। कैसा था? वंशानुगत शासन था। पापा किए, उनके बच्चे करेंगे, उनके पिताजी किए थे, पिताजी के पिताजी किए थे, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी शासन चला रहा है। उत्तराधिकारी का जो सिस्टम था वो वंशानुगत हुआ करता था। इस काल में प्रशासन की विकेंद्रीकरण व्यवस्था को अपनाया गया था। कहने का मतलब है जो भी छोटे छोटे क्षेत्र थे ना, उनको भी कुछ शक्तियां दी गई थी, सामंतों को भी शक्तियां दी गई थी, प्रांतों को भी शक्तियां दी गई थी। भैया जरूरत पड़े ना तो अपने हिसाब से कानून बना लेना, लेकिन ठीक ठाक बनाना, ज़्यादा नुकसान ना हो हमारा। तो वो कानून बना लेते थे, बाद में विद्रोह कर देते थे, और इस वजह से गुप्तकालीन जो है कहीं ना कहीं पतन भी देखने को मिलता है। मैंने पूर्ववर्ती वीडियो में ये भी डिस्कस किया था। ठीक है, राजा न्याय व्यवस्था का प्रधान होता था। बेटा इस प्रशासन में क्या था? राजा जो था ना, वो कौन था? न्याय व्यवस्था का प्रधान था। राजा यहाँ पर न्याय व्यवस्था का प्रधान होता है। राजा न्याय व्यवस्था का क्या होता है? प्रधान होता है, सर्वे सर्वा होता है, लेकिन कानून बनाने के अधिकार सीमित थे। लेकिन राजा के जो कानून बनाने के अधिकार थे ना, कि कानून जो मन में आएगा सो बना लोगे, वो नहीं था। कानून बनाने के जो अधिकार थे ना, वो बेटा सीमित थे गुप्त काल में। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई। ओके, राजा का मुख्य कार्य क्या था? तो जनता की सुरक्षा करना, राज्य की सुरक्षा करना, वर्ण व्यवस्था। जानते हो ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूत्र में 4 वर्णों का उल्लेख, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो जो भी थे, इन वर्ण व्यवस्था को कायम करके रखना, धर्म की रक्षा का जिम्मा, ये सब के सब किसके काम थे? तो राजा के काम हुआ करते थे। कब? गुप्त काल में। ठीक है, चलिए अब हम केंद्रीय प्रशासन और प्रांतीय प्रशासन के बारे में भी जान लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि शुरुआत तो राजा जी से ही होगी ना, क्योंकि राजा तो प्रधान होता था। बच्चों, राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप देखोगे कि जो बेटा राजा था ना, राजा कौन था? राजा बाबू था, प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी। तो ये आपके जो है बेटा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है। प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन? राजा। कौन? राजा प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी हुआ करता था गुप्त काल में। कार्यपालिका, न्यायपालिका और सेना का प्रधान भी कौन था? राजा। मतलब इसके पास कार्यपालिका भी थी, न्यायपालिका भी थी।
और सेना का प्रधान भी, मतलब सेना भी इसी के अंडर में रहती थी। ये सारे सारे मसले मामले कौन निपटाता था? राजा, जो अच्छे अच्छों का बजा दे बाजा। ठीक है, देश बेटा जिसे राष्ट्र कहते थे ना, वो जो है सबसे बड़ी इकाई होती थी, मतलब प्रशासन की जो सबसे बड़ी इकाई थी इस काल में बेटा, जो प्रशासन था ना, अच्छा इसको ले लो, ये जो प्रशासन था इसकी जो सबसे बड़ी इकाई थी, सबसे बड़ी इकाई वो क्या थी? वो थी बेटा राष्ट्र। प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई, बड़ी बड़ी बड़ी, छोटी नहीं, सबसे बड़ी इकाई कौन थी? वो राष्ट्र हुआ करती थी, जिसे बेटा देश भी कहा जाता था। अरे आज भी तो अपने देश को देश ही बोलते हो ना, राष्ट्र बोलते हो, ठीक है, वहां पर भी ऐसा होता था। और इसका जो शासक होता था वो गोप्ता कहलाता था। राष्ट्र का या देश का जो शासक होता था, शासक, उसे बेटा क्या कहा जाता था? उसे गोप्ता के नाम से जाना जाता था। कोफ्ता बना के खाओ, और राष्ट्र का जो प्रधान होगा वो गोप्ता कहलाएगा। ठीक है साथियों, देश को प्रांतों में भी बांटा गया था। मतलब अगर हम बात करेंगे देश की, तो देश को बांटा गया था प्रांतों में। किस में बांटा गया था? देश को बहुत सारे प्रांतों में बांट दिया गया था। ठीक है, देश को बहुत सारे प्रांतों में बांटा गया था, और प्रांत थे उनका विभाजन विषय कहो या जिलों में, जिलों में कहो, विषय में अच्छा कह लो, ठीक है, विषय में कहो या फिर जिलों में कहो, इसका विभाजन किया जाता था। बेटा प्रांतों का विभाजन विषय या जिलों में किया जाता था। और बच्चों पता है, जिले का जो सर्वोच्च अधिकारी था वो विषयपति होता था। तो नामय विषय में जब बांटा गया है तो इसका जो सर्वोच्च अधिकारी था, जिले का कहो या विषय का कहो, सर्वोच्च अधिकारी कौन था? उसका नाम था विषयपति। सर्वोच्च अधिकारी कौन? विषयपति। अरे सीधी सी बात है, जिलापति, अरे मतलब विषयपति। ठीक है, विषयपति हुआ करता था। ये बातें समझ में आई? तो प्रांतों में किस तरीके से बांटा गया, कौन इसका प्रधान होता था, वो भी आपको सारी बातें एक एक करके समझ में आ गई। हाँ, इस काल में बेटा जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन सलजम, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इस काल में जो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी ना, सबसे छोटी इकाई जो थी वो क्या होती थी? सबसे छोटी इकाई बेटा कौन थी? गांव हुआ करती थी। क्या होती थी? गांव होती थी। और गांव का जो प्रधान होता था वो कौन होता था? तो वो बेटा मुखिया होता था। मुखिया जी, अरे आज भी तो कहते हैं मुखिया जी आए हैं गांव में, है ना? तो गांव का जो प्रधान था वो मुखिया हुआ करता था। गुप्त काल में कई प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों की भी नियुक्ति की जाती थी। मतलब जैसे आज के समय में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस, अरे भैया प्रशासनिक अधिकारी है ना, और भी बहुत सारे हैं। तो जब सबकी नियुक्ति की जाती है तो इस काल में भी प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस काल में भी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति हुआ करती थी। मतलब महादंड नायक, नाम सुना है ना आपने, मूवी देखी होगी बाहुबली, देखिए ना, वहाँ पर महादंड नायक। तो बेटा महादंड नायक एक अधिकारी होता था। महादंड नायक, गर्दन तन से जुदा, याद आया कि नहीं आया? उसमें डायलॉग मारता है ना डायलॉग, ओके। तो वही कह रहा है कि महादंड नायक न्यायाधीश को बोला जाता था। मतलब जो न्याय करने वाला था वो महादंड नायक था। ठीक है, कौन था? महादंड नायक। ठीक है, महादंड नायक कौन था? तो वो बेटा था न्याय करने वाला। अरे मैंने फिर दोबारा लिख दिया, ओके ओके ओके, मिट जा। अरे मिटा नहीं, क्या बात है, नाराज हो गया क्या भाई? चलो चलो, हाँ, ये कौन होता था? तो न्यायाधीश होता था। ठीक है, भावनाओं में ऐसा बह गया कि उसी को दोबारा छाप दिया, ठीक, पर कोई बात नहीं। इसके बाद अगर बात करें अग्रहारिक की, दान विभाग का प्रधान होता था। अग्रहारिक, क्या नाम था? अग्रहारिक जो था वो बेटा दान विभाग संभालने का काम करता था। दान विभाग कौन संभालता था? अग्रहारिक संभालता था। अगर दंडपाशिक की बात करें तो सेना का नहीं, पुलिस का। ठीक है, कौन था? दंडपाशिक। दंडपाशिक जो था ना बेटा, ये आपके पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी होता था। ठीक है, पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी कौन था? ठीक है, सर्वोच्च अधिकारी कौन था? वो बेटा था दंडपाशिक। सर्वोच्च अधिकारी किसका? पुलिस का। दंडपाशिक हो गया आपका। अगर बात करें महाबलाधिकृत, सेनापति था। कौन?
महाबलाधिकृत। ये जो था ना, ये सेनापति हुआ करता था, सेनापति। ओके बेटा, गुप्त काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? कृषि। मतलब इस काल में जो एक तरीके से पैसा ऐसा कमाने का या राज्य को चलाने का, मतलब अर्थव्यवस्था जिसको कहोगे, तो अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? ठीक है अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? वो बेटा कृषि था। अरे कृषि, खेती किसानी वाला काम मुख्य आधार था। भूमि को कई भागों में बांटा गया था। जहां पे लोग रहते थे उसे वास्तु भूमि कहा जाता था। मतलब जो इस काल में जो कृषि होती थी ना, कृषि कहाँ होगी बताओ? जमीने में तो होगी, जमीन कहो या भूमि कहो, यहाँ पर होगी। तो बेटा भूमि जो थी ना, ये कई प्रकार की हुआ करती थी, कई प्रकार की जमीन हुआ करती थी, कई प्रकार की जमीन होती थी, भूमि होती थी। अगर बेटा जिस जमीन में लोगों ने घर बना लिया है उसे वास्तु भूमि कहते थे। ठीक है, अरे वास्तु कहते नहीं हो, घर का वास्तु ठीक नहीं है भैया, है ना, इसीलिए घर में इधर उधर होता रहता है। तो वास्तु जो है, वास्तु भूमि कैसी थी? ये बेटा निवास भूमि होती थी, जहां पर लोग घर बनाते थे और रहा करते थे। अगर बात करें हम घास जहां पर अच्छी खासी खड़ी होती थी, घास वाले मैदान होते थे, उसे सदबल भूमि कहा जाता था। मतलब अगर बात करोगे सदबल भूमि की, तो यहाँ पर मिलेंगे घास के मैदान, घास के नहीं बच्चा, घास के मैदान यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात भी यहाँ पर आपको समझ में आ गई। अगर अगली भूमि की बात करें ना, तो बेटा जो दलदल भूमि थी ना, उसे औदल कहा औदिक ओके, औदिक कहा जाता था। अगर दलदल वाली भूमि थी ना, दलदल वाली जो भूमि थी, उसे क्या कहा जाता था? उसे औदिक के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अगर बिना जोती हुई भूमि, मतलब जिसमें बंजर टाइप की, जिसको जुताई उताई ना करके कुछ ना कर पाओ, वो जो जमीन थी ना, वो अप्रहत कहलाती थी। अप्रहत, अप्रहत का मतलब कैसा था? बिना जोती गई भूमि। ठीक है, बिना जोती गई जो भूमि थी, जहां पर जुताई काम कुछ ना हो पाए, अप्रहत कहलाती थी। ये मामला था जमीन का। डिस्कशन जरूरी था, क्योंकि बेटा जो अर्थव्यवस्था थी ना, वो एक्चुअली चलती कैसी थी? कृषि पर आधारित होती थी, कृषि के आधार पर ही चला करती थी। इसलिए भैया जमीन तो आपके जो है खेती के काम में आएगी ना, तो जानना तो पड़ेगा, इसलिए समझना भी बहुत जरूरी था। अब आप सोचेंगे टैक्स वैक्स कहाँ से आता था? अरे भू राजस्व था। इस काल में जो मुख्य आधार था ना, वो बेटा भू राजस्व था। प्रशासन चलाने के लिए भू राजस्व को वसूला जाता था, और भू राजस्व को वसूला जाता था किन स्थितियों में? जिसके पास पैसा है वो अपना नगद दे देता था, उस समय की जो मुद्रा थी। जिसके पास नहीं है वो अपना अनाज दे देता था। क्या देता था? अनाज दे देता था। भैया हमारे पास पैसा नहीं है, ऐसा करो जितना बन रहा है, आज का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से अनाज ले लो और अपना भू राजस्व क्या करो? वसूल लो। ठीक है, वसूल लो। ओके, यहाँ तक नीट एंड क्लीन। इस काल में बेटा दक्षिण पूर्वी एशिया और चीन के बीच में व्यापार में ठीक ठाक वृद्धि देखने को मिलती है, और आंतरिक जो व्यापार था, आपस में जो भी उनके क्षेत्र थे, उस व्यापार में कमी देखने को मिलती है। अगर गुप्त काल का जो समाज था ना, ब्राह्मणवादी था। चलिए समाज पर बात कर लेते हैं कि इस काल का जो समाज कैसा था। तो समाज बेटा ब्राह्मणवादी था, मतलब ब्राह्मणों का बोलबाला था। ठीक है, ब्राह्मणवादी समाज था उस समय का। और उच्च वर्ण जो थे उनको विशेषाधिकार प्राप्त थे। जो बेटा उच्च वर्ण में आते थे, अब समझ सकते हो 4 वर्णों में उच्च वर्ण कौन से थे, तो उसमें क्या था? इनको विशेषाधिकार था, विशेष प्रकार के अधिकार दिए गए थे। ठीक है, और कहते नहीं है जरूरत से ज़्यादा किसी को दे दोगे तो एक दिन तुम्हें ही लूट लेगा, और पतन का कारण भी बनता है। वैश्यों की सामाजिक दशा तुलनात्मक दृष्टि से कमज़ोर थी। जो वैश्य थे उनकी जो दशा थी ना, वो कमज़ोर थी अगर तुलनात्मक दृष्टि में हम बात करें। लेकिन शूद्रों की सामाजिक स्थिति में सुधार देखने को मिलता है। लेकिन बेटा जो शूद्र थे ना, उनकी स्थिति
काफ़ी बेहतर थी या इनमें सुधार लगातार किए जा रहे थे? मतलब सबसे समस्या वैश्य में ज़्यादा थी, शूद्र की स्थिति तब भी थोड़ी ठीक ठाक अवस्था में थी। इस काल में दास प्रथा, क्या बात है, इस काल में बेटा दास प्रथा देखने को मिलती है और दास प्रथा इस काल में देखने को मिलती है। मतलब दास रखे जाते थे विशेष करके घरेलू कार्यों के लिए, विशेष करके घरेलू कार्यों के लिए दासों को रखा जाता था। खाना बनाओ, सफाई करो, हमारे कपड़े धुलो, ये सारे काम दासों से विशेष करके ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाता था। क्योंकि युद्ध करवाया जाएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, क्योंकि भैया किसी ने उनको फुसला दिया, हम तुमको सुविधाएं देंगे, भाग के दूसरी पट्टी से आ गए तो समस्या हो जाएगी। तो घरेलू कामों में लगा दिया जाता था दासों को। इस काल में बेटा स्त्रियों की अगर दशा की बात करेंगे, इस काल में अगर स्त्रियों की दशा की बात करेंगे तो बेटा स्त्रियों की जो दशा थी ना, वो एक तरीके से मानो दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी, गिरावट होती जा रही थी, जिसे आप गिरावट कह सकते हो। स्त्रियों की दशा में दिन प्रतिदिन गिरावट होती जा रही थी। लेकिन पर्दा प्रथा अब धीरे धीरे बढ़ रही थी, मतलब पर्दा प्रथा का प्रचलन जो है बढ़ रहा था। इस काल में जो बेटा पर्दा प्रथा थी ना, वो कहीं ना कहीं क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, धीरे 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 तरक्की कर रही थी पर्दा प्रथा। समझ सकते हो? सती प्रथा का साक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ठीक है। सती प्रथा का साक्ष्य जो है देखने को मिलता है, और सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ से देखने को मिलता है? तो एरण अभिलेख का नाम सुना होगा, पूर्ववर्ती वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया भी है, ठीक है। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख से जो है सती प्रथा का साक्ष्य देखने को मिलता है। शासक भानुगुप्त से संबंधित है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, भानुगुप्त से संबंधित है एरण अभिलेख। सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, पहला वाला सती प्रथा के साक्ष्य तो आपको मिल गए। अब कहीं ना कहीं सती प्रथा इस काल में क्या थी, प्रचलित थी, तब तो साक्ष्य मिला भैया। ओके, बाल विवाह और बहुविवाह की प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। मतलब बाल विवाह, छोटे छोटे बच्चों का विवाह करवा दिया जाता था, बाल विवाह प्रथा भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ में बहु विवाह, एक से ज़्यादा जितने विवाह करने हैं वो आप करो, इसकी प्रथा भी जो है देखने को मिलती है इस काल में। गुप्त काल में ऐसा भी होता था। इस काल में धार्मिक व्यवस्था की अगर बात करें तो बड़ी जटिलता थी, बड़ी विविधता थी, ठीक है। धार्मिक व्यवस्था में भैया बड़ा जटिलता और विविधता की स्थिति थी, क्योंकि एक और ब्राह्मणवादी विचारधारा बढ़ रही थी। कहने का मतलब है कि जो ब्राह्मणवादी विचारधारा थी, ब्राह्मणवादी जो विचारधारा थी वो बेटा क्या हो रही थी, विचारधारा वो बढ़ रही थी, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रही थी, और यज्ञ की पद्धतियां बहुत तेजी से बढ़ रही थी। अरे खूब ब्राह्मणवादी बढ़ेगी तो खूब सारे यज्ञों की संख्या भी क्या होता है, बढ़ने लगते हैं। ओके, भक्ति की अवधारणा को प्रोत्साहन मिलता है कि भक्ति करो तब शक्ति मिलेगी। तो भक्ति की भावना को बढ़ावा मिलता है, यज्ञों की संख्या में बढ़ोतरी होती है, और कहीं ना कहीं ब्राह्मणवादी विचारधारा में वृद्धि देखने को मिलती है, उन्नति देखने को मिलती है। मंदिर और मूर्तियों का निर्माण बड़ी तेजी से होता है। मतलब इस काल में मंदिर और मूर्तियां, मंदिर प्लस मूर्तियां, इनका निर्माण बड़ी तेजी से होता है, बड़ी तेजी से काम चालू हो जाता है। अवतारवाद की ईश्वर का जन्म होता है, इसकी अवधारणा का भी उदय देखने को मिलता है। तो जान लो भैया, अवतारवाद की अवधारणा जो है ये भी कहीं ना कहीं यहाँ पर जन्म लेती है, इसका उदय देखने को मिलता है गुप्त काल में, ठीक है। नव हिंदू धर्म की शुरुआत भी इसी काल में होती है। नव हिंदू धर्म, इसकी भी शुरुआत कहीं ना कहीं इसी काल से मानी जाती है, अर्थात गुप्त काल से मानी जाती है। वैष्णव धर्म सबसे प्रधान धर्म होता है इस काल में। जो बेटा वैष्णव धर्म था ना, वैष्णव धर्म वो कैसा धर्म था, एक प्रधान धर्म हुआ करता था। कब? आपके गुप्त काल में, ठीक है। अब यहाँ तक भैया समझ में आ गया। गुप्त काल में कला और संस्कृति का स्वर्ण युग था। मतलब मुख्य बात कि स्वर्ण युग किसकी थी, है ना। मतलब गुप्त काल जो है आपका किसका स्वर्ण युग था, तो कला और संस्कृति का।
कला प्लस संस्कृति, कला प्लस संस्कृति, परस नहीं प्लस, ओके, प्लस वो वाला नहीं। कला और संस्कृति का जो स्वर्ण काल था ना, वो था कौन? तो वो था बेटा गुप्त काल, मतलब ये वाला गुप्त काल, ठीक है। अरे उसी की बात कर रहे हैं यार, उसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। गुप्त काल के अगर हम मंदिरों की बात करें, मंदिरों की बात करें, ठीक है, अगर हम इस काल के मंदिर की बात करें ना बोलना पड़ता है समझाने के लिए, अपनी बात तुम तक पहुंचाने के लिए, परीक्षा के पास पहुंचाने के लिए, और एक सीट लेने के लिए। तो गले में तो खिंचाव बनेगा, तो खांसी तो भैया आएगी। लाइक करके जाना, ठीक है। गुप्त काल में अगर हम मंदिर की बात करें तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिलेगा। देवगढ़ का आपको कौन सा मंदिर मिलेगा? दशावतार मंदिर मिलेगा। देवगढ़ का दशावतार मंदिर है कहाँ पर? ललितपुर में है यार, ललितपुर जिला में है, ललितपुर जिला में है। और ललितपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में है। हम यूपी वाले हैं। कौन से हैं? यूपी वाले हैं। तो बेटा देवगढ़ में आपको दशावतार का मंदिर ललितपुर उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। मैं कहना चाहता हूं कि मंदिरों का निर्माण ठीक ठाक तरीके से हो रहा था। तिगवा का विष्णु मंदिर नाम सुना होगा। तिगवा, तिगवा गा से गणेश है, ठीक है। तिगवा का बेटा विष्णु मंदिर, तिगवा का विष्णु मंदिर, ये बेटे इसी काल में देखने को मिलेगा। ये कहाँ पर है? जबलपुर जानते हो ना, मध्य प्रदेश भैया, जबलपुर मध्य प्रदेश, ये आपको जबलपुर में मिलेगा। जबलपुर है एमपी में, मध्य प्रदेश में। हम भैया यूपी वाले, तुम भैया एमपी वाले, और तुम अपने वाले कौन से हो बता देना, ठीक है। भूमरा का शिव मंदिर भी है, मतलब मंदिर में अगर बात करोगे ना तो भूमरा का शिव मंदिर भी है। भूमरा का शिव मंदिर ये कहाँ पर है? तो भूमरा का शिव मंदिर भी बेटा आपको एमपी में मिलेगा, सतना मध्य प्रदेश। कहाँ मिलेगा? सतना मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा भूमरा का शिव मंदिर। भीतर गांव का मंदिर बहुत जानते होगे भाई, बहुत पूछा जाता है। भीतर गांव का मंदिर और किसका है? कृष्ण का मंदिर है, ठीक है। भीतर गांव का कृष्ण मंदिर जो है ये आपको कहाँ पे मिलेगा? ये बेटा आपको कानपुर के पास में मिलेगा। और कानपुर कहाँ है भैया? हम तो यूपी वाले हैं, कानपुर के पास मिलेगा। और उत्तर प्रदेश में कानपुर पड़ता है, आपका कानपुर जिला है, ठीक है। अगर एरड़ का विष्णु मंदिर देखें तो सागर मध्य प्रदेश में मिलेगा। अगला मंदिर है कि अगर एरड़ का मंदिर देखो तो आपको सागर में मिलेगा। और सागर कहाँ है? एमपी में है, मध्य प्रदेश में ठीक ठाक मंदिर मिल रहे हैं आपको, समझ रहे हो। गुप्त काल किस तरीके से विभिन्न मंदिरों का निर्माण करवा रहा था, मतलब इन मंदिरों का निर्माण इस काल में हो रहा था, वो भी भैया आपने यहाँ पर समझा। मतलब मैं चाहता हूँ कि कांटे ऐसे डालो कि प्रश्न बचने न पाए, और मेरा पढ़ाया गया बच्चा पेपर में फंसने न पाए, तब तो मजा आएगी। अगर हम इस काल की साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो बेटा देखेंगे प्रेम प्रधान रचनाएं थी। अगर साहित्यिक रचनाओं की बात करें, साहित्यिक रचनाओं की बात करें तो प्रेम की प्रधानता ज़्यादा थी, ठीक है। प्रेम प्रधान लिख देता हूँ, प्रेम प्रधान थी साहित्यिक रचनाएं इस काल में, मतलब गुप्त काल में। रचनाओं में उच्च वर्ण के जो पात्र हुआ करते थे, मान लीजिए कोई रचना की गई और उसमें बड़े वर्ग को दर्शाया गया, तो बड़े वर्ग के जो पात्र थे, उच्च वर्ण के जो पात्र थे, वो संस्कृत में बोलते थे। मान लीजिए मुकाबला हो गया, एक बेटा आपका हो गया उच्च वर्ण में और एक हो गया आपका निम्न वर्ण में, और एक स्त्रियों को भी विचारों को इसी में डाल दिया था निम्न वर्ण वाले में, ठीक है। स्त्रियां मैंने मान लो लिख लिया, ठीक है, चलो मिटा देता हूँ। स्त्रियां मैंने लिख लिया, अलग अलग मैंने कर दिया, हालांकि इसी निम्न वर्ण में वो भी विचारी आती थी। उच्च वर्ण वाले जो भी कुछ बोलते थे ना, वो भैया संस्कृत में बोलते थे, और बाकी जो निम्न वर्ण था, स्त्रियां थी, ये प्राकृत भाषा में जो है जवाब दिया करती थी। कहने का मतलब है, क्योंकि पात्र भाई आंसर भी तो देंगे, एक प्रश्न करेगा, तो ये भैया संस्कृत में पूछते थे। ये बेचारे संस्कृत जानते तो थे, लेकिन प्राकृत भाषा में उसका उत्तर दिया करते थे, बोला करते थे। शूद्र और महिलाएं विशेष करके मैं कहना चाहता हूँ, निम्न वर्ण में आपको शूद्र देखने को मिलेगा, और प्लस महिलाओं को भी इसी में शामिल कर दिया था, ठीक, ओके। अगर, अगर, मगर, और ये है
सफलता की डगर, मतलब महाभारत और रामायण का अंतिम रूप से संकलन कब हुआ है? तो गुप्त काल में। मौर्य का नाम आ रहा है एक्चुअली, गुप्त काल में। मतलब अगर महाभारत की बात करें, कौन नहीं जानता, बच्चे बच्चे को पता है। रामायण की बात करें, महाभारत की बात करें, रामायण की बात करें, इनका जो अंतिम रूप से संकलन हुआ है ना, अंतिम रूप से जो संकलन हुआ है वो बेटा कब हुआ है? तो वो हुआ है गुप्त काल में हुआ है। क्या बात है धमाकेदार प्रश्न की नहीं? बताओ। अब चलिए गुप्त काल की कुछ रचनाओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि मन में बड़ा प्रश्न फुदक रहा होगा, सर जी रचनाएं तो हमें मिली नहीं। तो ये लो आपके सामने गुप्त काल की रचनाएं आ गई। अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम जानते हो कि नहीं जानते हो? बच्चे बच्चे को पता है, फिर भी नहीं पता कोई बात नहीं। अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। अरे एक मिनट, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये बेटा जो अभिज्ञान शाकुंतलम है कालिदास की रचना है। किसकी रचना है? कालिदास जी की रचना है। और इनकी रचना एक से बढ़ के एक है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी है। इसमें क्या है? दिल कर बैठा नादानी। और दुष्यंत और शकुंतला की है प्रेम कहानी। किसमें? बेटा अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसमें आपके जो है दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन है। ठीक है, तो भैया मैंने पहले बताया था प्रेम रस की है प्रधानता, प्रेम प्रधान रचनाएं देखने को मिलेंगी। ठीक, तो अभिज्ञान शाकुंतलम आपकी रचना है। तो कुछ तसल्ली हुई कि सर कुछ रचना तो बता दिए। मुद्रा राक्षस अगली रचना है। मुद्रा राक्षस रचना है। किसकी है वैसे? ये रचना विशाख दत्त की है भैया। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। नाम मुद्रा राक्षस किसकी? विशाख दत्त की रचना है। और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूं मैं। चंद्रगुप्त मौर्य कालीन कथाओं का वर्णन मिलता है इस रचना में। चलिए अगली रचना है नाम रचना, अरे नाम नहीं मतलब रचना के बारे में बता रहा हूं। मृच्छकटिकम, क्या बात है, मृच्छकटिकम। ये देखो रचना धमाकेदार, मृच्छकटिकम। रचना का नाम क्या है? मृच्छकटिकम। किसकी है भैया? अरे शूद्रक भैया है, शूद्रक की रचना है। और मृच्छकटिकम में एक्चुअली है क्या? तो इसमें बेटा आपके इसमें चारुदत्त था एक, और एक वसंत सेना थी। मतलब इसमें ना चार दत्त की बात है, और एक जो है, हाँ देवसेना का नाम याद आ गया। देवसेना याद है कि नहीं तुम्हें? देवसेना, बाहुबली। मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअली बता रहा हूँ, क्योंकि लिंक करके समझोगे ना तब तो पेपर को पिंक पिंक करके आओगे, मतलब पास होने वाला काम करके आओगे। तो देवसेना नहीं थी यार, वसंत सेना थी। क्या नाम था? वसंत सेना। तो देवसेना और वसंत सेना की है प्रेम कहानी। दिल कर बैठा नादानी। चारुदत्त और वसंत सेना की प्रेम कहानी का वर्णन मृच्छकटिकम में देखने को मिलेगा। इस प्रकार से साथियों आप सभी ने गुप्त काल के प्रशासन के बारे में, सामाजिक स्थितियों के बारे में, आर्थिक स्थितियों के साथ साथ महिलाओं की स्थितियों के बारे में, लोगों के साथ क्या होता था वो तक जान लिया है। अब बारी आपकी है। मोटिवेशन बढ़ाने के लिए लाइक करके जाना, एक प्यारा सा कमेंट मेरे लिए कम से कम छोड़ के चले जाना। अगर आप स्टडी विद उमराव परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, नोटिफिकेशन ऑन, परिवार के सदस्य हो गए, वो भी फ्री में, कोई पैसा नहीं लगना भैया। इस तरीके के वीडियो आपको चाहिए और अपडेट फटाफट आपको मिलते रहें फटाफट। ओके, उससे एक बात बताओ, ये फटाफट शब्द कैसा है? सार्थक है कि निरर्थक है? चलो पूछ ही लेता हूँ, सार्थक है कि निरर्थक है? बताना कमेंट करके, ठीक है? तो सबके लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। ये शब्द तुम्हारे लिए, क्योंकि सीढ़ियां तो उनके लिए होती हैं जिन्हें सिर्फ छत पर जाना है, और आसमां पर जिनकी नज़र होती है उन्हें तो रास्ता खुद बनाना पड़ेगा बेटा, बहुत तेजी से बनाना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।